क्लास नंबर 24 तक तो हमारी अल्फ़ाबेटिकली क्लास चली, ए से लेकर के जेड तक। फिर एक कल मैंने आपको क्लास अपने पास से 25 नंबर की कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में 9 या 10 शब्द होंगे वो समझाया, प्लस उसमें एक्सरसाइज 4 का सॉल्यूशन भी रहा। आज हमारी ये वोकेबलरी डे 26 के नाम से लास्ट क्लास रहेगी आपके इस पैकेज की, आपके इस मंथ की, जो हमने शुरू करा था 250 रुपीज़ में। और इसके बाद कल की जो है आपकी छुट्टी रहेगी, कोई चीज़ नहीं होनी है कल। परसों मैं एक वॉइस मैसेज के द्वारा क्लियर कर दूंगा आपका टाइम क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, कहाँ से कहाँ तक आएगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। यानी कि मेगा टेस्ट की तैयारी करें आप। इस वीडियो को देखें आज, और इसके बाद में कल छुट्टी है, जो मर्जी है वो वीडियो देखो आप, जितनी भी देखनी है, जो पेज पढ़ने हैं पढ़ लें आप। और कल छुट्टी रखेंगे परसों, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे आज मान लो 19 अगस्त है, 20 अगस्त की छुट्टी रखेंगे और 21 अगस्त में आपका टेस्ट रखेंगे। तो आप टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर लें। मुझे नहीं पता कि कौन कितनी मेहनत से पढ़ रहा है, लेकिन जब आपके टेस्ट के नंबर मेरे पास आते हैं लोड करके, या आपका पेज आता है मेरे पास जो लिख के भेजते हो, वहाँ से हमें स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है हमें कि हाँ बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं। तो मेगा टेस्ट की तैयारी करें। अगले महीने के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। 2 डेमो क्लासेस दिखाई जाएंगी। कब से शुरू होगी? जल्दी शुरू हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं इसके अंदर। बच्चों की चाहत भी है, अभी क्लास ख़त्म भी नहीं हुई थी। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करके ये पूछा, सर अगली क्लास कब से होगी, क्या होगा उसके अंदर, बंद तो नहीं करोगे, या बंद करोगे तो बताओ। मतलब सब बातें पूछी, मज़ा भी आया कि बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं। तो वो बातें हम आपको 2 डेमो क्लासेस के रूप में दिखाएंगे। आपको पसंद आए तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। फीस में कुछ बदलाव होगा, कम होगी, ज़्यादा होगी, हो सकता है कम हो जाए, ऐसे भी हो सकता है, और हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए, हो सकता है ये भी हो। ज़्यादा के चांस कम है, ज़्यादा नहीं करूँगा मैं। बच्चे ग्रामर भी पढ़ रहा है ना, तो ज़्यादा नहीं होगी, यही रहने की संभावना है। थोड़ी कम होगी तो मैं बता दूंगा आपको, जितनी भी हो, 20 रुपये हो, 50 रुपये, जितनी भी कम होगी फ़ायदा ही होगा आपको। तो उस क्लास में होना क्या है, कितने टाइम की रहेगी, क्या वो भी 1 घंटा 1.5 घंटे की रहेगी, या 2 घंटे की होगी, 40 मिनट की, सारी बातें आपको, बिल्कुल परेशान ना हो। ग्रुप में आप जुड़े हुए हो, ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा कि कल से डेमो क्लासेस शुरू हो रही हैं अगले पैकेज की, उसे आप आराम से देखें और आप पढ़ें। और डेमो क्लास में एक्चुअल में दिखा रहा हूं, अब ज़रूरत भी नहीं है, आपको पता ही है मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, लेकिन मटेरियल पता चल जाएगा आपको। तो वो बातें आगे की हैं। मैं अपनी क्लास को शुरू कर रहा हूं, ये 26वीं क्लास है और आज 19 अगस्त है। 20 अगस्त में जो है हमारी छुट्टी रहेगी, 21 अगस्त में हम मेगा टेस्ट लेंगे आपका। सारी बातें आपको एक वॉइस मैसेज में बता दी जाएंगी, टाइम वगैरह सारे का सारा। तो कल के जो एक्सरसाइज है वो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इट प्रूव्ड डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हुआ, टू स्थान मैनी ऑफ द पेशेंट्स, यानी कि बहुत सारे मरीजों को डिस्चार्ज करना। मरीज हों, कोई आर्मी से रिटायर मतलब ऐसे करके हो, तो ये डिस्चार्ज कहलाते हैं, या ड्यूटी को, या फिर प्रिजन से निकल कर आए। तो पहले का आंसर हमारा तीसरा है, नोट कर लेना। पेशेंट्स को, पेशेंट्स की वजह से हुआ है ऐसा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, द ट्रस्टीज, ट्रस्टीज होते हैं जिनके ऊपर विश्वास करा गया था, फेल्ड टू स्थान देयर ड्यूटीज, गोल कर लो ड्यूटीज को, मैंने लिखवाया भी था कल। डिस्चार्ज ड्यूटी का मतलब होता अच्छे से ड्यूटी करना, लेकिन यहाँ पे असफल रहे, तो हिंदी है जिनके ऊपर विश्वास करा गया था वो डिस्चार्ज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली अच्छे तरीके से करने में असफल रहे। ये भी नोट करवाया मैंने, लिखवाया नहीं था कल। डिस्चार्ज फ्रॉम प्रिजन, डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल और डिस्चार्ज ड्यूटी डायरेक्ट, तो ये आंसर है इसका। दूसरे का आंसर चौथा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, शी वाज रिक्त स्थान इन द फर्स्ट राउंड, सुना नहीं आपने, पहले राउंड में बाहर हो गया, डिस्क्वालीफाइड। आंसर लगाएंगे तीसरे का दूसरा, डिस्क्वालीफाइड। तो शी वाज डिस्क्वालीफाइड इन द फर्स्ट राउंड, वे पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी, तीसरे का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4, द टीम हैज बीन, टीम है, कंपटीशन है, ये भी डिस्क्वालीफाई होगा। आंसर चौथे का चौथा। तो पहले और दूसरे के डिस्चार्ज चले,
तीसरे और चौथे के डिस्क्वालीफाइड चले। क्वेश्चन नंबर 5, ही वाज रिक्त स्थान फ्रॉम द क्लब, क्लब में से, कमेटी में से, एग्जाम हॉल में से, ड्राइविंग में से रोक दिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए, कुछ गलत करा है उसने। तो देखो फॉर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, उसका जो व्यवहार रहा वो अस्वीकार्य था, स्वीकार करने लायक नहीं था, गंदा व्यवहार था, तो उस वजह से डिबार कर दिया उसे। डिबार मीन्स उसे निकाल दिया ग्रुप से। आंसर 5वें का पहला। क्वेश्चन नंबर 6, यू शुड नॉट हैव, अब हम आगे जा रहे हैं, तो यू शुड नॉट हैव रिक्त स्थान हिज ऑफर, ऑफर सुनते रहना, नहीं पता हो तो नोट कर लो। ऑफर हो ऑब्जेक्ट में, ऑफर, प्रपोजल, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन, इनविटेशन, इन्हें रिजेक्ट करते हैं। आंसर 6 का दूसरा, तुम्हें उसका ऑफर नहीं ठुकराना चाहिए था, ठुकराना होता है ये, रिजेक्ट कर देना। तो 6 का आंसर दूसरा। भाई साहब आपको कैसे पता? कल तो बताया आपको हमने, 40 मिनट की एक क्लास दी थी ये पेपर में पूछते हैं बहुत ज़्यादा, इनका ध्यान रखना सही से, ये नंबर बढ़ाएंगे आपके। मैंने आपको अपनी इस क्लास में क्या क्या कराया, जब प्रैक्टिस करोगे ना पुराने पेपर के आई हुई, तब देखेंगे आपको ये चीज़ें क्या थी, सब मिलेंगे आपको जितने भी, और बहुत सारे बाकी हैं भी। अब खुद सोचो 30 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर मैं सारी वोकैबुलरी कैसे कवर करा दूंगा। हाँ, ये मुझे लगता है कि मैं अपने दिमाग से, समझ से और तरीकों से 6 महीने के अंदर कंपटीशन की काफ़ी हद तक 90%, 99% तक करा सकता हूँ। ये मुझे अपने अनुभव के आधार पर भरोसा है, खुद के ऊपर घमंड नहीं है। लेकिन बाकी आपके डिसीजन है अपने, जो आपको करना आप करें, मैं तो अपना काम करता हुआ चल रहा हूँ। अब तो मुझे ये नहीं पता कि 280 बच्चों में से कितने बच्चे लगातार वीडियो देख रहे हैं, कितने छोड़ चुके होंगे और कितने पढ़ने के इच्छुक हैं। मैसेज भी खूब आ गए, सर वो वाली क्लास पढ़नी है। मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया, वहाँ से अच्छी खासी मात्रा में 17-18 बच्चों की कॉल आ गए, अब तक मुझे जानते भी नहीं वो। तो मतलब एक बात आ रहा हूँ, जिन्हें चाहिए होता है कुछ, वो कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। तो जिन्हें मुझसे पढ़ना है वो जुड़ते जा रहे हैं, जिन्हें नहीं पढ़ना उन्हें भी हटना चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी पसंद होती है। मैंने बताया नहीं था आपको, किसी को कोई सा कलर पसंद है, किसी को कोई सा, किसी को रेड पसंद है, किसी को पिंक पसंद है, किसी को व्हाइट पसंद है, किसी को ब्लू कलर पसंद है। ऐसे टीचर का हिसाब है, किसी को मेरा तरीका पसंद है, किसी को दूसरे टीचर का पसंद है। तो आप तो हमेशा फ्री हैं, बिल्कुल एंजॉय करें आप अपनी स्टडी को, कहीं भी पढ़ो, लेकिन बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, पढ़ते जरूर रहना। आगे बढ़ते हैं अब। तो 6 का आंसर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 7, हिज ब्रदर ऑफर्ड मी। देखो दोनों जगह ऑफर है, 6 में भी ऑफर और 7 में भी ऑफर, लेकिन फर्क जान लो आप। ये नाउन है, यहां वर्ब आनी, ये आएगी रिजेक्ट, ये है रिजेक्ट वाला, रिजेक्ट ऑफर। लेकिन ऐसा है ऑफर करा, ये तो वर्ब है, ऑफर क्या करा, ये चीज, चाय ऑफर कर दी, खाना ऑफर कर दिया, ये तो इसे मना करेंगे अब हम। तो इसे मना करने के लिए मैंने बताया था आपको ये तरीका, देख लें इधर, कल भी बताया था मैंने। किसी ने आपको चाय, कॉफी, कुछ भी ऑफर करा, आपने आगे चल के डिक्लाइन करना है। अगर इट हो तो, इनके लिए इट हो अगर, तो डिक्लाइन करना है इस ऑफर को। लेकिन अगर टू फर्स्ट फॉर्म है तो फिर आपको इसे क्या करना है, रिफ्यूज। सब मैंने क्लास नंबर 25 जो पढ़ाई थी उसमें समझा दिया है, देख लेना सही से। तो तरीका सुनो आप ध्यान से जरा। जब आपको लगे किसी ने खाने पीने को कुछ दिया, ऑफर करा, उसने मुझे चाय दी, गन्ना दिया, टॉफी दी, या जो है मिल्क दिया, खाना दिया, अब मैंने मना कर दिया, तो मना करने के 2 तरीके हैं यहाँ पे। अगर आप कहना चाह रहे हो इसे मना कर दिया, इट, उस चीज को तो डिक्लाइंड बेहतर है, और टू फर्स्ट फॉर्म खाने से मना कर दिया तो रिफ्यूज दिया, इसका तरीका है। तो अब इसमें देखना कि तरीका क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आप, उसने मुझे 1 कप कॉफी ऑफर करी, लेकिन मैंने इसे डिक्लाइंड, चौथा आंसर है। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैंने पढ़ाए बच्चों को, ये मैंने करवाए हैं बच्चों को, ये खूब पूछेगा, ये आप भी करना इन्हें, आपसे कोई पक्षपात होगा, अभी तो बहुत चीजें सिखानी है आपको भी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर चौथा। क्वेश्चन नंबर 8, हिज ब्रदर ऑफर्ड मी ए कप ऑफ कॉफी। उसके भाई ने मुझे 1 कप कॉफी का ऑफर किया, लेकिन मैंने, अब देखो जरा आप, ऊपर इट था, पूरा सेंटेंस सेम है, लेकिन यह टू टेक है, और टू फर्स्ट फॉर्म रिफ्यूज कर दो। अब आंसर लगा लेंगे, 7वें का डिक्लाइंड था क्योंकि इट को मना करा, और 8वें में रिफ्यूज्ड क्योंकि टू फर्स्ट फॉर्म से मना करा है। क्वेश्चन नंबर 9, शी ट्राइड टू थिंक। उसने ये समझने की या सोचने की कोशिश करी,
हाउ टू रिक्त स्थान आर्ग्यूमेंट, एक्यूजेशन, एलिगेशन, चार्जेस, थ्योरी लिखवाए थे, रिफ्यूट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगेगा चौथा। वो कोशिश कर रही थी सोचने की कि वो जो मॉरल ग्राउंड्स, जो अच्छे नैतिक आधार है, उसके आधार पे कैसे उस आर्ग्यूमेंट को मना करा जाए, कैसे उसे दबाया जाए। आंसर लगाएंगे 9 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 10, हिज फादर रिक्त स्थान रिफ्यूज्ड, कितना आसान सा है, एलिगेशंस, साफ साफ आंसर लगाएंगे दूसरा, रिफ्यूटेड। शब्दों को याद करो आप किसके साथ क्या आएगा, ठीक है। 11 नंबर, शी रिक्त स्थान टू हैव सीन, टू हैव थर्ड फॉर्म, हैविंग थर्ड फॉर्म, आईएनजी अगर है तो आपको सलाह दी गई थी डिनाइड लगाने की, डिनाइड आंसर है। रिफ्यूज लगा मत देना, आपके हो गए सर टू हैव ना, थर्ड फॉर्म भी तो है। अगर हाँ टू हैव होता मान लो फर्स्ट फॉर्म तो फिर रिफ्यूज आ जाएगा। फिलहाल आंसर डिनाइड है, कोई दूसरा नहीं है। इसकी हिंदी भी सुन लो क्या है, 2 बार बोलूंगा। उसने ताजमहल देखने को मना कर दिया ना, उसने मना कर दिया कि उसने ताजमहल नहीं देखा, अभी देखा नहीं है उसने, ये कह रही है यहाँ पे। वो देखने को नहीं, देखने को तो तैयार है वो, चलो मुझे ताजमहल देखना। उससे पूछा क्यों तुमने देखा नहीं क्या, ना मैंने नहीं देखा अभी, तो ये वही वाला सेंटेंस है, अभी नहीं देखा। 11 का आंसर है डिनाइड, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 12, शी रिक्त स्थान टू सी द ताज, अब कुछ और बात है, रिफ्यूज्ड, दोनों में फर्क जान लो आप। ये सेंटेंस है डिनाइड टू हैव थर्ड फॉर्म, डिनाइड हैविंग थर्ड फॉर्म, डिनाइड आईएनजी। इसकी हिंदी भी तो समझ लो। इसने मना कर दिया, डिनाई है ना, इसने मना कर दिया कि ये काम नहीं करा, नहीं करा इसने काम, ये डिनाई का मतलब होता। और रिफ्यूज क्या होता है, रिफ्यूज ये है, रिफ्यूज टू फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, नहीं करना मुझे ये काम। तो टू फर्स्ट फॉर्म का मतलब काम होना होता, हुआ नहीं होता। और डिनाई का मतलब काम हो चुका होता लेकिन वो मना करता, मैंने नहीं करा, ये इसका मतलब है। सबका ध्यान रखना इनकी ये बात है ना, जब ग्रामर पढ़ोगे कभी, मान लो आपने कहा सर नॉन फाइनाइट, मुझे नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़नी है, आप कह रहे हो, तो इनकी जरूरत पड़ेगी मुझे वहां पे। फिलहाल मैं वर्ड पावर से निकाल रहा हूं आपको अभी। तो आंसर जो है हमारा 11 का तीसरा और 12 का आंसर पहला और 13 नंबर फियर ऑफ वाटर। अब आप कहोगे सर ये सिखाया नहीं, ये तो कलाकारी होती है, सिखाया नहीं था लेकिन बोला था मैंने क्लास के अंदर। जिस दिन मैंने एक्स वाला लास्ट में 24वीं क्लास, चाहे देख लो पीछे को करके, कोई क्लास होगी पढ़ी हुई, तो जो क्लास मैंने आपको 24वीं पढ़ाई थी उसमें पढ़ाया था जीनोफोबिया, और बताया था ये अजनबियों से, बाहरी लोगों से, विदेशियों से डर है। और उसी बीच में बताया था क्लोस्ट्रोफोबिया, बंद कमरे से डर, नोट कर लो। क्लोस्ट्रोफोबिया, बंद चीजों से, बंद ना हो जाऊं ऐसा डर, नोट कर लो सब पे, पेपर आपके पास होगा। हाइड्रोफोबिया होता पानी से डर, क्योंकि हाइड्रोजन पानी होता, केमिस्ट्री का शब्द है हाइड्रोजन, केमिस्ट्री नाम है इसका, रासायनिक नाम। तो हाइड्रोफोबिया आंसर हो गया। जीनोफोबिया हम जानते हैं अजनबियों से। और हेमेटोफोबिया, जहां हेमेटो आएगा ना वहां खून होता, तो खून से डर। मैंने किससे पूछा, पानी से, तो दूसरा आंसर। मैं पूछता खून से तो चौथा आंसर। मैं पूछता क्लोज्ड प्लेसेस, बंद कमरों से, तो आंसर लगा देंगे पहला। मैं पूछता स्ट्रेंजर से तो तीसरा। फिलहाल 13 का आंसर दूसरा है। यही तो होती कलाकारी, जो लिखा हुआ वो भी सीख लिया, जो बोला मैंने वो भी सीख लिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पेज हमारा खत्म हो गया। आज के मेरे 3 पेज हैं, कोई एंटोनियम सिनोनियम नहीं दिया मैंने, आज सारे के सारे समझाने के हैं और ज्यादा शब्द हैं, थोड़ी अच्छी क्लास खत्म हो जाएगी आपकी। अब हमने अपनी ये कहानी शुरू करी तो हमें जो मिले पहले नंबर पे वो मिला एसेंड, दूसरे नंबर पे मिला हमें एसेंट, तीसरे नंबर पे मिला हमें एक्सेंट। इसकी वही बता दूंगा मैं आपको, इसे पढ़ते हैं एसेंट, इसे पढ़ते हैं एसेंड, और इसी से एक नाउन बनता है एसेंट, टी कर दो भाई इसमें टी, और ये होती एक्सेंट, एक्सेंट, ठीक है। तो ये 3 शब्द हैं लेकिन 4 होगा इससे। इनकी हिंदी समझो जरा क्या है। जब आपको लगे इस तरीके की चढ़ाई है, चाहे जीना चढ़ना हो या पहाड़ चढ़ना हो या कोई सड़क हो ऐसी करके,
तो वर्ब कौन सी होगी चढ़ाई करने की? ये नाउन हो गया। तो ये शब्द दोनों चढ़ाई के काम आएंगे, आपको चढ़ाई करनी हो कहीं पे। अच्छा, किस तरीके से यूज होंगे? हिमालय की बात चल रही होगी, पहाड़ों की बात चल रही होगी तो ये शब्द यूज होंगे। सीढ़ियों की बात चल रही होगी, ये लगेगा, ये थोड़े लगेंगे वहां पे। अब किसी बिल को पार्लियामेंट में, किसी जो है नियम कानून को, लॉ या रूल को अनुमति दे दी, वो ये होगा। और ये एक्सेंट हम किस तरीके से स्वराघात करते हैं, कभी कभी पंक्चुएशन करते टाइम हमें पता नहीं होता कहाँ जोर देना। जैसे इसे देखो, मैं पढ़ रहा हूँ एक्सेंट नहीं एक्सेंट, मतलब रुकना पड़ता, कहाँ जोर देना, जोर शब्दों पे वो होता। और ये किसी किसी का ऐसा होता कि मजाक बन जाती। क्या पता मेरा ऐसा हो, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ। मैंने अपनी मेहनत से ही कलेक्ट करा सारा डाटा इंग्लिश के बारे में जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं भी हिंदी मीडियम से, लेकिन हमें उच्चारण ज़्यादा अच्छा नहीं आता हिंदी मीडियम वालों बच्चों को, लेकिन सीख जाते हैं। आप भी सीख सकते हो, मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चढ़ाई करना, ये चढ़ाई, ये सहमति, और ये हमारी जो उच्चारण होता है सब लिखा हुआ है इसमें। अब एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल पहला, ही स्पीक्स, अब सोच लो, बातें करता है विद ए स्ट्रॉन्ग साउदर्न एक्सेंट, ये आएगा। यानी कि दक्षिणी लोग जो होते हैं ना, उनका जो बोलने का तरीका, उस तरीके से बात करता है वो। और आप जानते हैं, नहीं पता होता आपको पता होगा, पूरब के लोग इंडिया में, पूर्वी या दक्षिणी जो साउथ के होते हैं या ईस्ट के होते हैं, इन देश में ही अलग अलग भाषा है, अलग अलग तरीके से यूज करते हैं वो, अलग अलग तरीके से शब्दों को बोला जाता है। किसी जगह पे कुछ और बोलेंगे तो उसी चीज को किसी और जगह कुछ और तरीके से बोलेंगे। तो वो जो उनकी अलग अलग भाषा शैली है ना, शब्द एक ही है, वो ये होता है एक्सेंट, उसे बोलते हैं दबाव देना, जोर देना। तो सही है ये। वह एक बहुत खड़ी बोली, खड़ी बोली में बोलता साउदर्न की। एवरीबडी लाफ्स, हर कोई हंसता है। अब उसकी सहमति पर हंसेगा, चढ़ने पर हंसेगा, या उसके बोलने पर, इसकी मजाक बनेगी ना, सही से बोलेगा नहीं तो वो सही है, बिल्कुल लगा हुआ है। तो हम अपने एग्जाम्पल से आपको ये दिखाना चाहते हैं बच्चों की ये जो चीज हम कर रहे हैं अब आपके लिए, जो चल रही है चीज, इसका मतलब ये है कि लाफ होगा, हंसना, मजाक बनाना, लाफ एट होता मजाक, तो इसकी बनेगी मजाक। कोई बोलेगा तो इसमें बोलेगा, ये दोनों मत चुनना, आप तीनों ये हटा देना वहां से। ये भी आएंगे कब, ये देखो आप, विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द कहे बिना, द वुमेन बिगेन टू रिक्तिस्थान स्टेयर्स, नोट कर लो, सीढ़ियां होती हैं। अच्छा, सीढ़ियां भी दो होती, एक होती है लेडर, एक होती है स्टेयर। ध्यान से सुन लेना, ये एडजस्टेबल होती है, इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं आप। जो वो नहीं होते खाने बने हुए, एल्यूमिनियम की, लोहे की, लकड़ी की, किसी भी चीज की हो सकती है, ये एडजस्टेबल है। और स्टेयर जो है हमारी, ये फिक्स होती हैं, जो जीना होता है हमारा। तो ये जीने वाली सीढ़ियां, ये जो कहीं भी रख देते हैं आप, वो होती है। दोनों में फर्क हो गया ये। अब हम आते हैं अपने पेपर पे। तो बिना एक शब्द कहे, बिना एक शब्द कहे उसने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। तो चढ़ने के लिए कौन सा आएगा, ये आएगा। अच्छा, टू के बाद में वर्ब आएगी, तो नाउन मत लगाना, ये आएगा। तो स्टेयर्स ने पकड़वा दिया मुझे आंसर कौन पकड़वाता है ये देखा करो आप। ऊपर वाले में बोलने ने पकड़वाया, हंसने ने पकड़वाया। नीचे वाले में बिना एक शब्द कहे बिना वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर को जो जाते हैं ना हम सीढ़ियों पे, वो यही होता है। सही है बिल्कुल। अगला एग्जाम्पल, द क्लाइंबर्स, क्लाइंबर होते चढ़ने वाले, बात ही खत्म हो गई। इनमें से एक आएगा, देख लो, द क्लाइंबर्स मेड देयर एसेंट। देयर को नोट कर लेना, ये अपने बाद में नाउन लेता, नाउन, तो ये आएगा इसमें। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो कभी, तो ये वर्ब है और ये नाउन है, ध्यान रखना इसका। है दोनों चढ़ाई। तो क्लाइंबर चढ़ने वालों ने मेड देयर एसेंट ऑफ द माउंटेन विदाउट ऑक्सीजन। ऐसा होता जब ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं साथ में। तो ये भी एक तरीका है पहाड़ पर चढ़ने का, लेकिन ये लोग बिना ऑक्सीजन के पहुंच गए। तो आप जीके में कभी सुनोगे ना, ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन के साथ, दो क्वेश्चन होंगे। जो ऑक्सीजन के साथ पहली बार हिमालय पर चढ़ा होगा उसके लिए अलग शब्द, और जो बिना ऑक्सीजन के उसके लिए अलग। तो ऑक्सीजन कोई लेके जाता, कोई नहीं। तो चढ़ाई थी हमारी ये। फिर आगे बढ़ते हैं, द, इन चीजों को नोट कर लेकर। द के बाद में नाउन आता, नाउन, तो ये खत्म हो गया, ये नहीं आएगा, ये वर्ब है। देयर के बाद में नाउन आता, नोट कर ले करो, देयर के बाद में नाउन, द के बाद में नाउन। ऐसे बच्चे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके होंगे मेरे पास, वो बढ़िया सीख रहे होंगे यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने नहीं पढ़ी वो नहीं सीखेंगे, नोट करो वो भी। देयर के बाद में नाउन हो गया, द के बाद में नाउन, तो यह क्या हमारा। टू कारगिल हिल्स, पहाड़ियों में क्या काम आएगा, ये दोनों ना, ये दोनों।
अब इनमें से नाउन वर्ब वो आपकी समझदारी है। द के बाद में नाउन आएगा ये वाला। द एसेंट टू, यहाँ पे टू की जगह ऑफ भी हो सकता है और टू भी हो सकता है। जब कहीं पर दिशा दिखाते हैं ना तो टू आता है, ये भी सही है, ऑफ भी लगा सकते हैं आप। तो कारगिल पहाड़ियों की जो चढ़ाई है इज वेरी आर्डुअस, बड़ी कठिन है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से चढ़ा जाता है ऊपर, ये इसका आंसर। इसका भी ध्यान रखना, काम आ सकता है आपके ये। एर्डुअस, ARDU, ARDUOUS, एर्डुअस, ये होता कठिन, मुश्किल। और ये खास करके पता कहाँ आता है, जब आपको अपने शरीर से बहुत मेहनत करनी पड़े, शरीर से, दिमाग से, शरीर से, तो वो काम कठिन जो होगा वो एर्डुअस कहलाता है। नोट कर लेना इसे। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट गेव, अब पार्लियामेंट की बात आ गई और युद्ध की अनुमति, ये आएगा। पार्लियामेंट ने युद्ध की अनुमति दे दी, ये आएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। रॉयल एसेंट वाज गिवन टू द बिल, बिल को अंडरलाइन कर लो। बिल जब बनेगा, विधेयक बन के तैयार होगा पार्लियामेंट में या कहीं भी किसी राजा के दरबार में, तो क्या चाहिए होगी, ये चाहिए होगी, ये भी सही है। रॉयल का मतलब ये है राजा की तरफ से, शाही जो होती है, ब्रिटेन में चलता है ये, राजा की तरफ से, रानी की तरफ से अनुमति दे दी गई, सहमति दे दी गई, ये आंसर है हमारा। तो ये सहमति, ये सुवराघात, जोर देना शब्दों पे, और ये हमारी चढ़ाई है। तो शब्दों को अपने हिसाब से चुन लेना आप। ये वर्ब है, ये नाउन है, पहला खत्म हो गया हमारा। बहुत अच्छे शब्द थे, ये छोड़ दिए थे मैंने पिछली बार। अब भी बहुत कुछ बचा हुआ, लेकिन काफी हद तक जो है इस महीने में करवा दिया, बाकी आगे देखेंगे। अब आते हैं हम 4 नंबर पे और 5, दोनों का ध्यान रखो, याद करना सही से इन्हें। ब्राइडल, दिखने में दोनों सेम है, थोड़े थोड़े से, BRID बस यहां तक सेम है, लेकिन LE और AL और LE की बात चल रही है। ऊपर वाला लगाम है, लगाम जो घोड़े की होती है, लगाम या कंट्रोल, कंट्रोल करना, उसे दोनों हैं, वर्ब भी है, नाउन भी, दोनों का ध्यान रखना, दोनों काम करती है। जो घोड़े की उसके हाथ में होती है ना, घुड़सवार के हाथ में चलाता है उसे, वो जो है चीज जो पकड़े हुए है, वो ये होती ब्राइडल। और ये ब्राइडल दुल्हन संबंधी होता है। दुल्हन संबंधी मतलब कि उसकी ड्रेस हो सकती है, उसका रूम हो सकता है, उसकी जो है गाउन जो वो पहने हुए, उसकी ज्वेलरी हो सकती है, उसका मेकअप हो सकता है, तो ये दुल्हन संबंधी हो गया। और ये होता घोड़े संबंधी। और आपको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है अगर आपने एक दूसरे में बदल दिया तो। इसे कर दिया दुल्हन संबंधी, इसे कर दिया आपने घोड़े संबंधी, कितनी गलत बात बन जाएगी। तो इसलिए शब्दों का इस्तेमाल सही से सीखो। अब कहीं ऐसा ना हो आपने कह दिया अरे जरा ब्राइडल मेकअप ले आना, तो उसने कहा मैं भूल जाऊंगा, लिख के दे दो, तो आप लिख के दे रहे हैं। ये लिख के दिया आपने, ले आना जरा। अब वो अगर बाजार से घास, कूड़ा करकट या उसके जो आगे लगती वो चीजें ले आए तो उसे डांटना मत, आपकी तो गलती है, आपने घोड़े वाला लिख दिया। तो शब्दों की नॉलेज बहुत जरूरी होती है, वरना शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाता है, ध्यान रखना। ब्राइडल बहु संबंधी, और ये ब्राइडल जो है हमारा ये होती लगाम या लगाम कसना, नियंत्रण करना। एक बात और, एक शब्द है हमारी ब्राइड, ये दुल्हन होती है, क्योंकि ये ना एडजेक्टिव है, हाँ ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है हमारा, ठीक है। और ये नाउन है, ये दुल्हन जो दुल्हन होती सजी हुई, और ये ब्राइडल जो है एडजेक्टिव है। एक बात और, सबको नोट कर लेगा ना, ब्राइड ग्रूम ये होता दुल्हा, ये दुल्हा हो गया। तो ब्राइड दुल्हन, ब्राइड ग्रूम दुल्हा, और ये ब्राइडल दुल्हन संबंधी, दुल्हन के लिए, दूल्हा के लिए नहीं है ये। अब एक बात ये होगा, एक चीज और देखो, अकेला जो शब्द है ना ग्रूम, ये अकेला भी दुल्हा होता और ज्यादातर ये यूज होता। ग्रूम दूल्हा होता, ये भी दुल्हा है, इसका ज्यादा यूज करते हैं अकेले में, मतलब ग्रूम सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। लेकिन कहो अगर सर ये क्या होता, तो ये भी दुल्हा ही होता है, सबको नोट कर लो इन्हें। अब एग्जाम्पल देखो आप, अब समझना अपने आप आपको। टेक टाइम टू प्लान, टाइम लो अपना प्लान बनाने के लिए। योर ब्राइडल आउटफिट जो होती, पोशाक होती जो हम पहनते हैं। बट डोंट फॉरगेट द ग्रूम, ये कह रहे हैं दुल्हन के लिए ड्रेस को, आउटफिट को चुनने के लिए टाइम लो। मतलब वही पहली बार शादी होती तो लड़की को लड़के को दोनों के लिए अपनी ड्रेस बढ़िया सी
सोचनी चाहिए, प्लान करना चाहिए उसका, तो ये बोल रहा है। तो यहाँ पे प्लान इसका तो नहीं चलेगा, घोड़े की लगाम के लिए नहीं। आउटफिट को नोट कर लो ना, आउटफिट को, ड्रेस हो, आउटफिट हो, गाउन हो, मेकअप हो, नहीं याद करो आप शब्दों को, तो आपका आंसर क्या आएगा हमारा, ये वाला, ये मत कर देना। तो ये है समय लो, यानी कि कुछ समय गुजारो, योजना बनाओ दुल्हन की पोशाक के लिए, लेकिन दुल्हा को मत भूल जाना, ये बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज लीडिंग द हॉर्स, ये तो बात ही खत्म हो गई, घोड़ा आ गया, याद है आंसर। तो ही वॉज लीडिंग द हॉर्स होता चलाना, तो वो घोड़े को चला रहा था किससे, बाय द ब्राइडल, लगाम पकड़ के, सही तो है बिल्कुल। तो घोड़े जैसी बात चलेगी तो ये लगा देना, दुल्हन जैसी चलेगी तो ये लगा देंगे। अगला एग्जाम्पल, यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखना चाहिए, टू ब्राइडल, वर्ब बना दिया मैंने इसे वर्ब, योर टेम्पर, जब तुम्हें अपने व्यवहार, टेम्पर होता है धैर्य, गुस्सा या एकदम से नाराज हो जाना, तो इसे नियंत्रित करो आप। नियंत्रित तो कौन करेगा नियंत्रित इसे, वैसे नियंत्रित तो ये करेगी मतलब मजाक कर रहा हूं, जो हमारे गुस्से पे जो हम गुस्सा दिखाते हैं ना खूब, जब ये आती है ना सब शांत हो जाता है, आराम से चुपचाप बैठ जाओ, पिट जाओगे वरना इनके हाथों, ये एक अलग बात है। अब जो मैं मेन चीज है वो बताना चाह रहा हूं आपको, अपने गुस्से पर काबू कर लो वर्ब से, तो वो ये है। तो इसके दो मीनिंग होते हैं। देखो घोड़े की लगाम से क्या होता, घोड़ा काबू में आता, तो ये नाउन हो गया। और अगर किसी चीज को काबू में करना है, किसी को भी वर्ब के रूप में ये लगा सकते हैं। तो ये कह रहा है तुम्हें सीखना चाहिए अपने गुस्से पर काबू करना, टेम्पर गुस्सा भी होता है, तो ये आंसर ये लगेगा, सही है। अगला, लुक, देखो, द ब्राइडल गाउन, जो गाउन पहने हुए होती है लड़की, इज वेरी ब्यूटीफुल, देखो दुल्हन का गाउन कितना सुंदर है। याद आ, खत्म हो गया ये भी, दोनों का ध्यान रखना, याद करो, ये सब टेस्ट में आएगा। टेस्ट में क्लास नंबर 1 से लेके 26 तक आएगा, इसलिए तो एक दिन दे रहा हूं आपको, जितना रिवीजन करना कर लो आप, मुझे नंबर देखने में आपके किसके कितना आएंगे। फिर हमने पढ़ा 6 नंबर पे एक शब्द कॉर्पोरल, 7 नंबर पे आया हमारा कॉर्पोरियल, दोनों में फर्क है हल्का सा, और ये एग्जाम पेपर में आया हुआ सवाल है, देख लेना जरा सही से। अगर बात चलेगी ना शरीर की, ये जो शरीर है हमारा, इसकी शरीर जो ऐसे करके पीट दिया, ऐसे मार दिया ऐसे करके, या किसी के यहां मार दिया, मतलब शरीर जो हमारा है ये, जिससे हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। कोई पीटेगा तो दुख, कोई हमें चूमेगा प्यार करेगा तो खुशी का एहसास होगा, ये अगर एहसास है तो ये वाला है। तो ये होता है भाई साहब शारीरिक, दैहिक, दैहिक मतलब जिससे करेंगे अगर हम तो हमें दर्द और खुशी का एहसास होगा, तो वो ये हो गया। इसीलिए स्कूलों में जब बच्चों को पीटा जाता है ना, तो वो ये वाला होता है, उन्हें दर्द होता है, कॉर्पोरल पनिशमेंट, नोट कर लेना इसे कहीं पे भी। अगर कभी मान लो आपको पनिशमेंट लगी हुई है कहीं पर, और ये दोनों चुनने हैं, ये दोनों, इसे कभी मत लेना, ये होता कॉर्पोरल पनिशमेंट, शरीर को दी जाने वाली सजा। एक बात, दूसरी बात, जब एक लड़का और लड़की सेक्स करते हैं, एक लड़का एक लड़की सेक्स करते हैं, या लड़का लड़की से चाहता हो या लड़की लड़के से चाहती हो, तो वो जो हमें प्लीजर, वो जो हमें जो है खुशी मिलती है, वो भी यही वाली होती है। क्योंकि हमारे शरीर में जब अंग से अंग मतलब मिलेंगे, या हमारा जो आत्मा है वो खुश होगी, तो ऐसी फीलिंग की हमारे शरीर को करने से हमारे जो आत्मा को दुख और सुख पहुंचता, वो ये होता। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल सेटिस्फेक्शन, कॉर्पोरल प्लीजर, 2-3 शब्दों का ये इन्हीं तक के लिए सीमित है, ज्यादा यूज नहीं होता। ये 2-3 जगह बस वही कि एक लड़का लड़की अगर मान लो शादी करते हैं, तो उनका एक इरादा ये भी होता है कि उन्हें शारीरिक सुख मिले, वो ये होता। कॉर्पोरल पनिशमेंट गलत सेंस में, मतलब सजा के लिए, कॉर्पोरल प्लीजर अच्छे के लिए। फिर ये क्या होता है सर, ये है जो हमारी आत्मा है ना, उसका उल्टा। यानी कि अब सुनो क्या है ये, मान लो अगर हम कुरान पढ़ते हैं, हम जो है बाइबल पढ़ते हैं, हम गीता रामायण पढ़ते हैं, तो जो हमें शांति मिलेगी वो स्पिरिचुअल होगी। इसका एंटोनियम है, नोट कर लेना इसे, एंटोनियम। वो आध्यात्मिक है, आत्मिक है। लेकिन मैंने खाना खाया, मेरे शरीर को अच्छा लगा, वो अब क्या हो गया, सब खुशी मिल रही, नहीं मेरे मतलब शरीर को फायदा हुआ मेरे उससे, मैंने कुछ देखा आंखों से, मुझे खुशी हुई उसे देख करके, या मैंने नए कपड़े पहने तो मुझे अच्छा लगा। तो ये जो दुनिया की जो आकर्षण है, ये समझ लो बस आप, दुनिया का आकर्षण जिसमें हम खोए रहते हैं, कार्य, ये सब, ये जो होता है ये होता है कॉर्पोरियल। और जो
आत्माएं होती, आत्माएं भूत जो होते हैं वो ये नहीं होते। क्यों? शरीर नहीं होता उनका। अब मैं कहूँ आपसे ये चीज़, ये कॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल नहीं है ये चीज़। मैं कहूँ आपसे ये कॉर्पोरियल, मैं कॉर्पोरियल हूँ, तो इंसान जानवर, बस ये दो, भूत वगैरह नहीं, इंसान और जानवर जो है कॉर्पोरियल हैं, उनके पास शरीर है। तो सुनो, शरीर का होना, शरीर का होना किसी के लिए क्या होता है? वो कॉर्पोरियल है। ध्यान रखना ये बात है। सवाल पता कैसा आया हुआ एक बार? द घोस्ट्स, भूत जो होते हैं, आर नॉट, भूत नहीं होते हैं ये, उनका शरीर नहीं होता, आत्मा होती वो तो बस, ये अलग है। ये जो हमारा शरीर है तो हम कह सकते हैं हम कॉर्पोरियल हैं, और जब हम इसे मारेंगे पीटेंगे दुख जो होगा हमें, तो वो ये हो रहा फिर। तो हम किसी का शरीर होना पहचान है कि वो कॉर्पोरियल है, वो शरीर रखता है अपना एक। और भूतों का कॉर्पोरियल, भूत हों, परी हों, फरिश्ते हों, ये कॉर्पोरियल नहीं होते, ये वाला, ठीक है। और वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, दोनों का ध्यान रखना। एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल जो है भैया हमारे वो हैं ये तो पनिशमेंट इसी के साथ मिलता है, कॉर्पोरल ये आएगा हमेशा, ये हो तो काट देना, एरर में भी नंबर मिल जाएगा आपको फ्री का। कॉर्पोरल पनिशमेंट शुड बी एबोलिश्ड, जो शारीरिक या मतलब कि शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली जो सजा होती, बच्चों को मिलती, डंडे मारते हैं 5-6, कहीं कहीं आपने सुना होगा कि बहुत बुरे तरीके से पीटा, बच्चे ने शिकायत कर दी, गाल लाल हो गए, वो जो है गलत है वो, तो उसे रोका जाना चाहिए, खत्म हो गया। दूसरा, मैन वांट वुमेन, पुरुष चाहते हैं महिलाओं से ओनली फॉर देयर कॉर्पोरल सेटिस्फैक्शन, आगे वो वाली बात। तो मनुष्य मतलब जो पुरुष है वो महिलाओं को चाहते हैं। महिलाओं को क्यों चाहते हैं? उन्हें सिर्फ उनसे शारीरिक सुख चाहिए होता, उनके शरीर को अच्छा लगे, बस ये आंसर दोनों का ये बनेगा। दोनों का ध्यान रखना, ये सेटिस्फेक्शन और कॉर्पोरल पनिशमेंट। तीसरा, इट वाज नॉट कॉर्पोरियल, अभी देखेंगे क्या है, समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, समझ गए अब आप? इस दुनिया से बाहर का था, यानी कि भूत प्रेत की बात कर रहे हैं वो। जैसे मान लो मैं कहूं कि यार कल मैं बैठा हुआ था, अचानक बहुत तेज हवा चली और मुझे बहुत सुकून मिला, और मुझे ऐसा लगा जैसे वो हवा कोई मेरे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति मुझे झल रहा हो। ये जब से सोच रहा है ना आप, ये कहो यार लेकिन वो इंसान नहीं था, ये तो आप कहते हैं ना यार वो इंसान नहीं था, वो ये कहते हैं आप। इट वॉज नॉट कॉर्पोरियल, भाई उसका शरीर नहीं था, वो तो आत्मा के रूप में था, बस ये कहना चाह रहा हूं मैं, आत्मा के रूप में होना, शरीर नहीं था उसका, वो ये है। तो ये तो बात चल रही है। इट वॉज नॉट कॉर्पोरियल, उसका शरीर नहीं था, ये तो दुनिया से बाहर का था कुछ यार, ये मतलब है इसका। बढ़िया है। ही इज वेरी रिलीजियस, धार्मिक बातें आएंगी, ये आएगा, अभी तो बताया मैंने धार्मिक। ही इज वेरी रिलीजियस, वह बहुत धार्मिक है। कॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये जो दुनिया है आकर्षण वाली दुनिया, सुन लें, कॉर्पोरियल के दो मीनिंग हैं ये वाले के। एक, शरीर होना किसी के पास, जो हमारे पास है, जानवरों के पास है, आत्माओं के पास नहीं है। दूसरा, ये जो आकर्षण है दुनिया का, जिसने हमें अपने आप में बांध रखा, पैसा, दौलत, खूब अच्छा अच्छा खाना पीना, कपड़े पहनना, वो भी इसमें आता। कॉर्पोरियल वर्ल्ड हैज लिटिल इंटरेस्ट फॉर हिम, पता क्या कहना चाह रहा है? और ये होता भी है, जब कोई धार्मिक कामों में लग जाता ना दिल से, पूजा पाठ में, नमाज में, तो उसका दिल हट जाता है फिर इस दुनिया से। तो कौन सी दुनिया से? ये वाली दुनिया से, आकर्षण से हट जाता है उसका दिल, वो बिल्कुल सिंपल जिंदगी जीना चाहता। तो इसका ध्यान रखना, ये मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसका जोड़ा याद कर लो आप, कॉर्पोरल पनिशमेंट। लास्ट में एक सेंटेंस और वर्ड देख लो आप, चिल्ड्रन हैज टू सफर, बच्चों को सहन करना पड़ता है, कॉर्पोरल ये वाला सही है। पनिशमेंट इन स्कूल, स्कूलों में बच्चों को सहन करना पड़ता है, कौन सी सजा? ये वाली सजा। खत्म हो गया हमारा कॉर्पोरल और कॉर्पोरियल। इसके बाद में फिर हमारे सामने 8 नंबर पे आता है फिजिक, 9 नंबर पे आता है हमारा फिजिक ये वाला, 10 नंबर पे आता है हमारा फिजिक्स, और 11 नंबर पे आता है हमारा फिजिकल। इसको सबसे अलग करो, एडजेक्टिव है ये। इसके बाद आपको जरूर कोई नाउन मिलेगा, अभी समझाऊंगा। ये नाउन, ये नाउन और ये नाउन, ये एडजेक्टिव है, इसको सुन लो पहले आप। ये पता क्या होगा? फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल जो है फिजिकल एजुकेशन, और फिजिकल फिटनेस, फिजिकल लाइफ, मतलब इसके बाद में नाउन मिलेगा आपको, इनके बाद नहीं मिलेगा, ये अपने आप में पूरे शब्द हैं। तो जब भी आपको मिले ना, मैंने इसमें दिया भी एक एग्जाम्पल,
कि एक मिनट रुकिए आप ज़रा, हाँ, फिजिकल हेल्थ, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल अपीयरेंस, तो नाउन है तो इसे सोचना, उन सबको भूल जाओ। तो ये एडजेक्टिव, इसका ध्यान रखेंगे आप। ये होता है शारीरिक, शरीर से संबंधित, हटा दो इस सब आप। यहां आओ आप, ये क्या है? फिजिक। फिजिक मीन्स होता है, ये जो मैं आपको इतना लंबा सा दिख रहा हूं, आपको तो मेरी लंबाई दिख भी नहीं रही होगी, ठीक है, जो भी है, जो किसी का कद काठी जो है, कितना लंबा है, चौड़ा कितना है, वो जो पूरा आकार है उसका, उसे बोलते हैं फिजिक। और इसके बहुत सारे मीनिंग भी हैं हिंदी में, जैसे लिखे हुए हैं, देखो, ये कद काठी कहते हैं, उसकी कद काठी अच्छी थी। शारीरिक गठन, डील डॉल, ये पूरा एक नाउन है। कोई जो दिखता है कैसा है, गोल सा, लंबा सा, ऐसे करके, तो वो फिजिक है, पूरा नाउन। कभी कभी आपने देखा होगा, फिल्मों में भी बोलते हैं, भाई उसकी फिजिक बहुत अच्छी है, ऐसे करके। फिजिक मीन ये बोलेंगे फिजिक, फिजिक्स नहीं कह रहा है, 2 बार बोलूंगा। यार देखो सुनो, कितना हैंडसम लग रहा है यार, उसकी फिजिक बहुत अच्छी, ये बोल रहा हूँ, हैंडसम बोला ना मैंने। अब दूसरा सुनो, यार वो बहुत होशियार छात्र है, छात्र बोल रहा हूँ, होशियार, उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है। तो ये शारीरिक बनावट उसकी, और ये भौतिक शास्त्र, और ये दवाई होती है। अच्छा, दवाई कौन सी? जैसे मान लो आपके सर में दर्द है, तो आप अगर बाजार से डिस्प्रिन ले आओ तो वो तो मेडिसिन है, वो ये नहीं है। फिर दूसरी बात, एक तरीका और था, आप आराम से नींद पूरी कर लेते, ये जो नींद है आपकी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये दवाई का काम कर जाएगी। ये जो है, इसे बोलेंगे फिजिक। यानी कि दवाई भी है अपने आप में एक, लेकिन दवाई के बदले में कुछ और, ध्यान लगाना, नींद पूरी करना, या गुस्से पे कंट्रोल करना, ये सब जो है हमारी दवाइयाँ होती हैं हमारे दिमाग को स्टेबल रखने के लिए। अच्छा, तो वो होती है। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, मेडिटेशन, फुल स्लीप, या जो है टेम्परामेंट, धैर्य रखना, तो ये दवाई होती है हमारे लिए, औषधि का काम करती है, इससे हमें आराम मिलता है, ये है दवाई। और ये एस लग गया, इसमें एस नहीं था, ये तो बात चल रही है, एस नहीं है तो मेडिटेशन, दवाई वगैरह, और एस लग गया तो भौतिक विज्ञान, ये तो खूब सुना होगा आपने, मैं बोल रहा हूँ। सिविक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, तो ये विषय हैं हमारे। अगर मैं ग्रामर में होता ना, अभी ग्रामर में होता, ये वोकेबलरी में हूँ मैं, तो मैं इसके ऊपर कम से कम 20 मिनट तक बोलता। एस हटेगा, लगेगा, सिंगुलर, पिदुरल, द आएगा, नहीं आएगा, लेकिन हमारा काम जो है वो करके निकल जाते हैं यहाँ से। जैसे फिजिकल हो गया, शारीरिक, एडजेक्टिव का काम करेगा। फिजिक, ये जो है मेरी फिजिक है, जो मैं दिखने में हूँ, कैसी कदकाठी है मेरी, ये दवाई है, वही कोई तरीका जिससे आराम मिल जाए। और ये फिजिक्स हमारा भौतिक विज्ञान है। अब एग्जाम्पल बताएंगे कि क्या चाहिए। फिजिकल हेल्थ, ये तो देखो हेल्थ नाउन है, ये एडजेक्टिव हो गया तो सिंपल है। तो फिजिकल हेल्थ इज लिंक्ड टू मेंटल हेल्थ, ये सच बात है। शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, यानी कि दिमाग तंदुरुस्त तो शरीर भी तंदुरुस्त, और शरीर तंदुरुस्त तो दिमाग भी तंदुरुस्त। तो दोनों के लिए आराम भी मिलना चाहिए, एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, दोनों जरूरी हैं। आगे बढ़ते हैं। ही हैज द फिजिक ऑफ ए रग्बी प्लेयर। रग्बी के जो खिलाड़ी होते हैं ना, वो बहुत तगड़े तगड़े होते हैं। रग्बी का खेल ऐसा होता है, ये बॉल है, देखना कभी टीवी में, यूं दाब लेंगे वो, भागेंगे ऐसे करके, फिर सब गिर जाएंगे, फिर एक बॉल निकाल के लागा उसमें से। रग्बी का खेल होता है, वो बड़ा ताकतवर। तो अब सुनो, कोई डांसर बन सकता है, उसके डांस में मूवमेंट्स है, उसके शरीर में मूवमेंट करता है उसका शरीर बहुत ज़्यादा, मतलब वो लचीला सा है। कोई क्रिकेटर बन सकता, कोई टेनिस प्लेयर बन सकता है, कोई रग्बी का खिलाड़ी बन सकता, कोई जो है और भी कोई करतब दिखाने वाला बन सकता, सर्कस में काम कर सकता। तो उसकी बॉडी की बात चल रही इसकी, तो ये तो बात चली इसके अंदर। बात क्या है? ही हैज द फिजिक ऑफ ए रग्बी प्लेयर। उसकी जो फिजिक है ना भाई, वो रग्बी के खिलाड़ी की तरह है, जैसे रग्बी के होते हैं तगड़े तगड़े, ऐसे करके बोलना है ये। अब आपने सूमो पहलवान देखा होगा, सूमो पहलवान बड़ा मोटा सा होता, वो उसमें भी है इंटरनेशनल खिलाड़ी में, जिसका नहीं, वो इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं है, वो उसकी है जूही चावला की फिल्म, मुझे ध्यान नहीं है। और जूही चावला से शादी करने के लिए वो पैसे कमाता, तो वो उससे लड़ता सूमो से। अब आपने किसी को देखा बहुत मोटा सा है, तो बोल देंगे यार इसकी फिजिक, उसकी फिजिक सूमो की तरह है। भाई सूमो की तरह मोटा है, वो कुछ पहनता नहीं है पूरे शरीर में, थोड़ा सा वो एक कपड़ा पहनता है लंगोट के रूप में। तो वो जो फिजिक है बहुत मोटी सी, उसकी जो कद काठी है वो भी, मतलब कह सकते हैं उसकी फिजिक बहुत मोटी है, बहुत मोटा है वो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। ही वॉज ए टॉल मैन, वो एक लंबा सा आदमी था। विद ए पावरफुल फिजिक, लंबा बता रहे हैं तो उसकी जो ताकतवर शरीर था उसका,
उसकी कद काठी कैसी थी, ये थी टॉल। अब एक बात और, किसी को छोटा लंबा बताएंगे तो इसकी बात करेंगे, ये कहाँ से आएंगे, उसमें कुछ भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, ये आंसर है, ही स्टडीड केमिस्ट्री। अब आप खुद ही समझ जाओ, याद आएगा, उसने केमिस्ट्री और फिजिक्स कॉलेज में पढ़ी, ये बोलना है। अगला, आई हैव एन एलिमेंट्री नॉलेज। बातों को समझा करो, ये तीर के निशान का कहना चाह रहा है। फिजिक्स मैंने ये वाला केमिस्ट्री की वजह से लगा दिया, नीचे वाले में नॉलेज है तो नॉलेज इसकी होगी, इसकी होगी, उसकी होगी, इसकी तो होगी, नॉलेज तो किसी विषय की होगी ना, इसमें भी यही आएगा। अब लास्ट में आता फिर टेम्परेंस। टेम्परेंस होता संयम, संयम रखना, गुस्सा नहीं करना, आराम से सोचना, ये भी एक दवाई है। तो टेम्परेंस इज द बेस्ट फिजिक। अगर आपको गुस्सा आए तो आप ध्यान लगा लो, शांत हो जाओ, लेट जाओ, ये सबसे अच्छा होता है, इससे अच्छी कोई दवाई नहीं है। अगर आप किसी को मार दो, पीट दो तो आप ही परेशान हो जाओगे बाद में, जब आपको गुस्सा शांत होगा। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद में जितना नीचे को जाता जा रहा हूं, एक से एक इंपॉर्टेंट शब्द मैंने दिया है, इसे नजरअंदाज मत करना सब। अच्छा, किसी के दिमाग में हो सर आपने हमें इन 26 दिनों में क्या सोच रख के पढ़ाया, तो 3 सोच थी मेरी। पहली कि मैं ऐसे शब्द भी आपको दूं जो आपके आसपास में पर्सनल लाइफ में यूज होते हैं, जैसे आटा गूंदना, बताया था मैंने, नीड, आटा गूंदना, या हड़ताल करना, हड़ताल से बचना, या ज़मीन खिसक जाए अगर तो उसके लिए क्या आता, कोई भूकंप फट जाए, तो ये आपके पर्सनल बातें हैं, ये सुनने को मिल सकता है आपको, इसका ध्यान रखा मैंने। सबसे ज़्यादा ध्यान इसका रखा। दूसरा सुनो कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और कौन से पूछे जा सकते हैं। और तीसरी बात फिर ये रखी मैंने कि थोड़े बहुत एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम, फ्रेज भी आपको दिखा दूं कि ये आ सकते हैं इंपॉर्टेंट वाले। तो मैंने इस क्लास में 26 दिन की उन शब्दों की चर्चा करी है जिन शब्दों को मैं अपने अनुभव के आधार पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। 2 शब्द और आ गए, उन्हें और देख लो आप। 2 शब्द जो हैं हमारे 12 नंबर पे और 13 नंबर पे, अपने आप में कुछ शब्द हैं ये डिलीवरी और एक है डिलीवरेंस। नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बढ़िया। डिलीवरेंस, ये डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स आपने कुछ सामान मंगाया कहीं से, पत्र हो, कोई खाने पीने का सामान हो, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत चल रही है आजकल, तो वो जो आपके घर देने आते हैं सामान, वो डिलीवरी है। डिलीवरी, ठीक है, फ्री हो सकती है, पैसों की हो सकती है, या देर से हो सकती है, जल्दी हो सकती है, कैसे भी। एक बात। दूसरी बात, डिलीवरी इसे भी बोलते हैं जब एक माँ बच्चे को जन्म दे रही होती, वो जो समय होता है डिलीवरी बोलते हैं। वो समय जो चल रहा है, डिलीवर कर रही है, बच्चों को निकाल रही है, वो तो डिलीवरी कहते हैं। 2 जगह। तीसरी जगह, अगर एक व्यक्ति अपनी भाषण देता है तो वो जो बोल रहा है वो इसकी स्पीच है, लेकिन वो किस तरीके से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रहा है, तरीका कैसा है उसका, वो तो तरीका है बोलने का, समझाने का। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो ये तो मेरी नॉलेज है, लेकिन जो तरीके हैं मेरे, हिलता हूँ, डुलता हूँ, बोलता हूँ, ऐसे करके करता हूँ, आंखों को कभी कभी ऐसे करता हूँ, कभी हंसता हूँ बीच में, ये तो तरीका है मेरा, ये डिलीवरी है मेरी, आप तक पहुँचाने का तरीका, कि कैसे आप तक बात पहुँचा दो। तो 3 जगह है, सामान पहुँचना, बच्चे का जन्म देना, और स्पीच में जो हम देते हैं आपको बताते हैं, वो डिलीवरी होती है। ठीक, ये बहुत आसान है। ये होती है मुक्ति, या कह सकते हैं इसे छुटकारा या बचाव। और ये पता कहाँ के लिए बना हुआ है? सभी धर्मों में कहते हैं ऐसा कि जब आप कुछ गुनाह, उर्दू में बोलते हैं गुनाह, हिंदी में पाप, इंग्लिश में सिन बोलते हैं, तो गुनाह करो, पाप करो, सिन करो, प्रायश्चित कर लो। और प्रायश्चित नहीं करा आपने, ऐसा बोलते हो, मर गए, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आपकी आत्मा परेशान रहेगी, आप डिस्टर्ब रहोगे। आत्मा की बात कर रहा है क्योंकि आत्मा नहीं मरती, ये हर धर्म में है। ये हर धर्म कहता है, ये कॉमन सी बात है। आत्मा नहीं मरती, शरीर मर जाता, आत्मा जिंदा रहती है। और वो अलग अलग धारणा है कि जल जाती, दफन हो जाती, या लंबे समय तक जिंदा रहेगी, उसका सच नहीं पता किसी को। लेकिन हाँ, ये सच है, ये मानते हैं सब लोग, हम सभी धर्म मानते हैं इसे, कि आत्मा नहीं मरती है। तो आत्मा का पवित्र होना बहुत जरूरी है, और वो होता है जब हम अपने पापों का प्रायश्चित कर लेंगे। और अगर हमने पापों का प्रायश्चित कर लिया और ईश्वर ने हमारे पापों को माफ कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? डिलीवरेंस। हमें अपनी आत्मा से, हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, वो इस दुनिया की जो परेशानी थी उससे दूर हो जाएगी। वो ये डिलीवरेंस, मुक्ति होती है। या बंधन से मुक्ति मिल जाना, कोई कैद में है उसे डिलीवरेंस मिल गया, तो ये मुक्ति होती है। दोनों में कितना बड़ा फर्क है देखो ये। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। देयर इज नो डिलीवरी ऑफ लेटर्स ऑन संडेज। तो ऐसा ये पत्रों की कोई डिलीवरी नहीं होती है संडे के दिन, ये कहना चाह रहे हैं। संडे के दिन डाकिया कोई पत्र नहीं देता है किसी को, ये इसका मतलब था। या और भी हो सकता है, कोई
दवाई की डिलीवरी नहीं हो पाएगी, सामान नहीं पहुंच पाएगा। डिलीवरी मतलब सामान का पहुंचना, बच्चे का जन्म देना या भाषण को देना। ठीक है, अगला, शी वॉज टेकन टू द डिलीवरी रूम इमीडिएटली। शी लड़की है, वाज टेकन उसे ले जाया गया डिलीवरी रूम में, प्रसव कमरा जो होता है जहां पे बच्चे को जन्म देंगे, गुप्त होता है ना वो, मतलब ऐसे, और इमीडिएटली तुरंत, तो उसे तुरंत डिलीवरी रूम में, इसमें तो लेके जाएंगे, इसमें थोड़ी लेके जाएंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हमारा तीसरा पेज, हिज स्पीच, आज्ञा भाषण, इसकी बात चलेगी। हिज स्पीच वाज इंटरेस्टिंग। अब स्पीच मतलब जो उसने बोला, जो लिखा हुआ है ये सब, ये तो मजेदार था, लेकिन समझा नहीं पाया वो, देखो। बट हिज डिलीवरी वाज पुअर। डिलीवरी सुन लो क्या होती है, देखो मैं इधर से बॉल डाल रहा हूं, ये बॉल, ये मेरा भाषण है जो मेरे हाथ में है, अब मैंने वहां तक पहुंचा दिया, ये डिलीवरी थी। कितनी नाइस डिलीवरी, अच्छे तरीके से फेंकी बॉल, तो डिलीवरी बॉल को भी बोलते हैं, तरीका है ना। ये देखो बॉल फेंक रहा हूं मैं, अब ये बॉल मेरे हाथ में, ये तो है मेरी बॉल, जब मैं फेंक दूंगा तो वहां जाकर के डिलीवरी बन जाएगी, ऐसी भाषण में होता। अब ये तो मैं बोल रहा हूं, सिखा रहा हूं, ये तो मेरी स्पीच है, नॉलेज है, आप तक कैसे पहुंची वो समझे या नहीं, वो डिलीवरी है मेरी, ध्यान रखना इसका। तो हिज स्पीच वाज इंटरेस्टिंग, उसकी स्पीच बड़ी मजेदार थी, लेकिन डिलीवरी अच्छी नहीं थी, सही से समझा नहीं पाया वो, अपनी बातें रख नहीं पाया। आगे, वी प्रे फॉर, अब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, खुद ही आ जाएगा अपने आप ही, प्रार्थना इसके लिए होगी। तो वी प्रे फॉर डिलीवरेंस फ्रॉम अवर सिंस, इसका भी ध्यान रखना, पापों से, तो हम अपने पापों से मुक्ति की दुआ करते हैं, हमें पाप से मुक्त मिल जाए, हम जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लें, यह होता। आगे, दे प्रेड फॉर एन अर्ली डिलीवरेंस फ्रॉम कैप्टिविटी। कैप्टिविटी होता है किसी की कैद में होना, कोई किसी की कैद में है तो ये बोल रहे हैं वो दुआ कर रहे थे, उन्होंने दुआ करी, क्या उन्हें जल्दी ही इस कैद से मुक्ति मिल जाए, तो ये मुक्ति होती है। बस ये खत्म हो गया हमारा, दोनों का ध्यान रखना इसका। एक शब्द और हमारे सामने आएगा, 14 नंबर पे ये आएगा, 15 नंबर पे ये आएगा, 16 पे ये आएगा। एक शब्द है राउट, इसे राउट पढ़ना। एक शब्द है रूट और एक शब्द है रूट, तीनों अलग अलग हैं। ये राउट है, इसमें ई आगे, इसमें डबल हो। ऊपर वाला होता पराजय, नाउन भी है और वर्ब भी है। या हार, इसको समझाऊंगा, बढ़िया करके समझ लो, मैंने बताया होगा पहले भी आपको, मैं पेपर पे शायद उस तरीके से नहीं लिख पाऊं, सही है सब कुछ, लेकिन कुछ ज़्यादा बता सकता हूं मैं वीडियो में आपको, तो ध्यान से देखा करो। राउट होती पराजय या हराना, हराना, दुश्मन को हराना। दूसरा, रूट नाउन है रास्ता, कितने, ये रूट लंबा है, ये रूट छोटा है, ये रूट मत लो, ये खतरनाक रूट है, रास्ता जो होता है वो ये हो गया। ये होती जड़, किसी समस्या की जड़, किसी दुश्मनी की जड़ या पेड़ की जड़, तीनों जगह काम आएगा ये। अब यहां वापस आओ, ये एक्चुअल में पता किसके लिए बना हुआ, जब कभी कोई ऐसा खेल हो जिसमें पॉइंट होते हैं 3-0, 4-0, 5-0, 10-0, तो उनमें जो हार होती ना बड़ी वाली, जैसे मैं 2 मैच बता रहा हूं आपको, एक मैच हुआ 3-2 से एक टीम जीत गई, तो ये नहीं आएगा वहां पे, लगा दो चाहे लेकिन आएगा नहीं। अब दूसरा सुनो, एक टीम 5-0 से जीत गई, तो उसने दूसरी टीम को कितने से कर दिया, 5-0 से राउट कर दिया, बड़ी हार दे दी। तो ये इसके लिए बना हुआ था, लेकिन अब इसका यूज दुश्मनों को हराने के लिए, सबके लिए होता, तो हराना होता है इसका मतलब। एग्जाम्पल, आफ्टर आवर 5th गोल, गोल आ गया, अब गोल होगा तो जड़े और रास्ता थोड़ी होगा, हार होगी किसी की, देख लो। आफ्टर आवर 5th गोल, हमारे 5वें गोल के बाद, द मैच बिकेम ए राउट, मैच जो था वो पराजय बन गया, दूसरी टीम हार गई 5-0 से, ये बताएगा। यहाँ पे बिकेम 5वां गोल हुआ, और ये बता रहे हैं बिकेम ए राउट, समझ जाओ, इतने से हराया, इतने से 5-0 से, बिकेम ए राउट मतलब दूसरी के 0, इनके 5, या 3-0, 2-0 ऐसे करके। अगला, द एनेमी वाज, दुश्मन है, तो दुश्मन में मुझे लगता नहीं आएगा, ये आएगा। द एनेमी वाज राउटेड, ये डी है जो थोड़ा वैसा हो रहा, द एनेमी वाज राउटेड बाई इंडियन फोर्सेज, दुश्मन को भारतीय सेनाओं के द्वारा हरा दिया गया था, भगा दिया उन्हें बाहर को, ये है इसका मतलब। अगला, वी टुक ए राउंड अबाउट रूट टू अवॉइड द एक्सीडेंट, हमने एक घुमावदार, अब आप कहोगे सर घुमावदार रास्ते पे तो एक्सीडेंट होंगे, और अवॉइड का मतलब होता है एक्सीडेंट से बचना, समझो क्या है।
एक हमारा ये रास्ता है, इसमें आगे चल के बहुत सारे जो हैं मोड़ हैं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन एक रास्ता और सुनो, एक रास्ता ऐसा कि आप अगर यहाँ से जाते हो ऐसे करके कहीं भी तो बस पहुंच जाओगे। आपने देखो कभी कभी ब्रिज पे, सुन लो, जो ब्रिज होते हैं फिल्मों में देखना, वो ऐसे करके बने होते हैं, यूं गए फिर ऊपर जाके, तो इस पे एक्सीडेंट नहीं होता, एक्सीडेंट ऐसे बहुत होता है ऐसे करके सडनली। तो राउंड अबाउट था झूले की तरह ऐसे करके, उसमें एक्सीडेंट की मतलब ऊपर चढ़ जाएंगे बस वो ऐसे करके, ये मतलब है इसका, तो गलत नहीं है यहाँ पे इसका मतलब। हमने एक घुमावदार ऐसे करके रास्ता लिया एक्सीडेंट से बचने के लिए। या एक तरीका और सुन लो आप, क्या है इसका मतलब, ये जा रहा हूं मैं इधर से, ये कोई दूसरी चीज आ रही है, अब जब मैं इसके पास से गुजरूंगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो मैंने क्या करा, मैंने ऐसे करके, ये जो होता इसे बोल रहा है, तो मैंने इससे बचने के लिए घुमावदार टर्न ले लिया थोड़ा सा, और ये इसका मतलब है, गलत नहीं है, सही है। दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट, छोटा बड़ा रास्ता होगा, तो ये सबसे छोटा रास्ता है मंदिर के लिए। मनी इज द रूट, कौन सी, जो बुराइयों की जड़ है, जड़, तो रूट डबल ओ वाला सही तो है। अगला देखो, लर्निंग इज ए बिटर रूट, सीखना जो है ये जड़ है ना हमारी, जड़, और बाद में क्या होगा, फल मिलेंगे हमें डाल पे, तो ये है सीखना एक कड़वी जड़ है, कड़वी मुसीबत है, कड़वा एक जो है आधार है, लेकिन इट बियर्स स्वीट फ्रूट, लेकिन इस पे फल बड़ा अच्छा आते हैं। तो ये कह रहे हैं, वही बात बोल रहा है, जिसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी वो पेड़ उतना ही लंबा टिका रहेगा। तो ये तो बोल रहे हैं कि जो आप सीखते हो वो आपकी जड़ें हैं, आपको मजबूत करेंगी और बाद में आपके ऊपर फल अच्छा आएंगे, मतलब आप अच्छी कमाई करोगे, ये बोल रहा है। इसके बाद में 17 नंबर पे एक आज के ज़माने के हिसाब से शब्द दिया मैंने, नेपोटिज्म। आजकल चल रहा है ये बहुत, और बॉलीवुड में इसके ऊपर हंगामा मचा हुआ है। ये कहते हैं कि जो महेश भट्ट है, जो भी हो, मुझे उस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, सब जगह वीडियो जाती हैं और मुझे सच पता भी नहीं है, लेकिन ऐसा मैं देखता हूँ, मैंने इलेक्शन में या कहीं देखा, भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद मतलब अगर एक मान लो सीट है, कोई मान लो कोई क्लर्क की सीट है और उस पर क्लर्क जाना है, दो लोग हैं, एक मंत्री जी का भाई है और एक व्यक्ति है, लेकिन फ़र्क सुनो, मंत्री जी के भाई में टैलेंट नहीं है, उसमें टैलेंट है, अब क्या होगा, टैलेंट तो गया तेल लेने, अब मंत्री जी का भाई है बस इसलिए जॉब मिल जाएगी। मतलब रिश्तेदारी को वरीयता देना, योग्यता को दबा देना दूसरे की, इसे बोलते हैं। तो ये फिल्मों में भी बता रहा है, ऐसा चल रहा कि कोई रोल अगर अच्छा खासा कर सकता था कोई दूसरा व्यक्ति, उसे नज़रअंदाज कर दिया, दूसरे को रख लिया कि तुम्हारा तुम्हें कर देंगे हम, इस तरीके से। तो ये नेपोटिज्म क्या होता, भाई भतीजावाद, रिश्तेदारों को बढ़ावा देना, चाहे वो काबिल हो या नहीं, ये भी तो मुसीबत है ना, काबिल हो या नहीं लेकिन उसे बढ़ावा देते हैं वो। तो इसमें टैलेंट दब जाता है, इसमें अच्छी चीज़ जो मिल सकती थी वो खत्म हो जाती है नेपोटिज्म में, ये होता है। तो नेपोटिज्म मीन्स अपनों को प्राथमिकता देना। एग्जाम्पल, नेपोटिज्म इज प्रिवेलेंट, प्रिवेलेंट होता है मौजूद होना, अस्तित्व में होना, इन मोस्ट ऑफ द फील्ड्स, मैं भी मानता हूं, या आपने भी देखा होगा, ज़्यादातर क्षेत्रों में, चाहे क्रिकेट हो या कुछ भी हॉकी वगैरह या फिल्म हो या कोई ऑफिस हो या कोई कृषि विभाग हो, कुछ भी हो, या सरकारी नौकरियां हो, अब तो नहीं, खैर अब नहीं है ऐसा, पहले बहुत होता है ऐसा, अब तो बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई। खुश होना चाहिए आपको कि जब जॉब लगती है तो उसी की लगती है जो काबिल होता है, इसमें से हट गई ये चीज़, बढ़िया करके पेपर देते। एक और जगह है भी जो प्राइवेट वगैरह हैं, तो बता रहे हैं कि नेपोटिज्म काफ़ी क्षेत्रों में अभी भी मौजूद है। फिर आगे, ही वॉज गिल्टी ऑफ नेपोटिज्म एंड करप्शन। एक बात और, अगर नेपोटिज्म है कहीं पर तो ये बुराई है, ये बुरी बात है, होनी नहीं चाहिए थी वहाँ पे। नेपोटिज्म तो पक्षपात हो गया, नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए तो करप्शन के साथ में रखा, तो उसे दोषी पाया गया था, उसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि इसने भाई भतीजावाद करा, भ्रष्टाचार करा। ये कैसे हो गया सर, ऐसा करके हो गया। ये मैनेजर है किसी कंपनी का, अब इनके पास में 5-6 स्टूडेंट्स अपनी डिग्री लेकर के पहुंचे, बीटेक की, होता है ऐसा, बीटेक की, पॉलिटेक्निक की या किसी भी चीज़ की, जिसके ऊपर वो जॉब निकली हुई थी, उन्होंने दिखाई अच्छे थे वो, ठीक है कल आना आप। अब परसों को जो है उसका फ़ोन आ गया कहीं से, यार वो ज़रा भतीजा है, ज़रा देख लिए, बीटेक करा हुआ है। अरे कैसी बातें करा, भेज दे यार तू। वो आया वहाँ पे, उसका उन्होंने देखा, लेकिन वो दिल में सोच रहा यार इसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है, अरे चल छोड़, दोस्त का भाई, रख लिया उसे। और वहाँ पे अब सुनो क्या होगा, योग्यता थी नहीं, काम कर रहा है वो, पैसे मिल रहे हैं पूरे, और जो है कंपनी का काम बिगड़ने लगा, योग्यता नहीं। ये तो होता है इससे। नेपोटिज्म को बुरा इसलिए कहा जाता है कि योग्यता नहीं देखते, बस रख लेते हैं,
तो वहां से परेशानी पड़ती है। तो उस मैनेजर, कोई मैनेजर वगैरह होगा ये, तो उसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि उसने अपने सगे संबंधियों को रख लिया काम पे और भ्रष्टाचार भी कर लिया उसने, ये इसका मतलब रहेगा। एक शब्द फिर लास्ट में जिस पे मैंने खत्म करा है वो भी बहुत पूछा जाता है पेपर में और क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। एमिनेंट, ये है हमारा 18 नंबर पे और 19 नंबर पे है इमिनेंट। ये होता प्रसिद्ध और ये होता है सन्निकट। अभी समझाऊंगा क्या है ये, लिखा हुआ पेपर में, ऐसे नहीं समझोगे आप। सन्निकट सुन लो, सन्निकट क्या है। एमिनेंट हो गया प्रसिद्ध, जिसकी बहुत पहचान हो, सब में सब जानते हो उसे, वो हो गया एमिनेंट, खत्म। व्यक्ति होगा कोई। इमिनेंट होती कोई घटना, कोई घटना जैसे किसी की मौत होने वाली है, आपने देख लिया यार अब ये बेचारा बहुत परेशान है, आपको दिख गया कि अंतिम सांसें ले रहा, तो आप कह दो हिज डेथ इज इमिनेंट, बस होने वाली उसकी मौत। ये या मान लो आपने किसी फैक्ट्री में काम करते हो और आपने देख लिया फैक्ट्री नुकसान में है, मैनेजर सब परेशान हैं और आपको खबर लग गई कहीं से कि अब फैक्ट्री बंद होने वाली है, तो आप कह दो द क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री, मतलब कि बंद होने वाली, या शट डाउन ऑफ द फैक्ट्री इज इमिनेंट। तो इमिनेंट मीन्स जो होने ही वाला हो, होने ही वाला है बस वो चीज, ये इमिनेंट होता है, ये प्रसिद्ध होता है हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल इसके ये रहे। ही वाज सॉरी एन इमिनेंट जज, जज हो, सुन लो, जज हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, पुलिसमैन हो, कोई लीडर हो, ये प्रसिद्ध होंगे। तो व्यक्ति के लिए तो याद आएगा हमारा। तो एक प्रसिद्ध जज को डिसबार, इसे भी समझ लो भैया, डिसबार को। एक शब्द होता है बार, बार समझ लो क्या होती है। एक तो बार होती है जहां शराब पीते हैं, लेकिन ये जजों का जो समूह होता है ना, जजों का, जो आपने सुना भी होगा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उसके पिताजी। तो बार एसोसिएशन जो है वो जजों का अपना समूह है जिसमें वकीलों की परेशानियों का ध्यान रखा जाता है। और ये वर्ब भी है, बार मतलब उस समूह में लेना, और डिस लगा दो अगर आप, डिस बार, तो उस समूह से निकाल दिया। तो यह है इसका मतलब। एक प्रसिद्ध जज को उस बार के समूह से, एसोसिएशन से निकाल दिया गया। क्यों? फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइब, ब्राइब है ये। अभी शब्द आया था ब्राइड, ये दुल्हन है, डी फॉर दुल्हन, और ब्राइब जो है हमारा, ब्राइब ये बी, ये रिश्वत होती है। देखो कितनी बढ़िया है, रिश्वत और दुल्हन दोनों बार बार में रखी हुई, बिल्कुल एकदम। तो एन इमिनेंट जज, एक प्रसिद्ध जज को जो बहुत प्रसिद्ध था निकाल दिया गया था क्योंकि उसने रिश्वत ले ली थी। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज इन इमिनेंट डेंजर ऑफ डाइंग, पता क्या है इसका मतलब? उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। खतरा मंडराना यानी कि कुछ होने वाला है, और जब होने वाला होता तो यह आता। तो उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है मौत का। अगला, ए स्ट्राइक इज इमिनेंट, एक हड़ताल निश्चित है। एक बात और है, ये ना 99% बुरी जगह पर यूज होगा। बुरी मतलब किसी की मौत, हड़ताल, किसी की हार हो सकती है, ये भी हो सकता है। देखो सुनो, इंडियन टीम स्कोर्ड ओनली 90 रन्स, भारतीय टीम ने सिर्फ 90 रन बनाए इन 50 ओवर्स, 50 ओवरों में। अब बताओ आप, हिज डिफीट इज, ये आएगा, उसकी हार निश्चित है, होगी, हार जाएगी वो टीम। जीत जाए तो बढ़िया बात, लेकिन हार जाएगी। तो जब निश्चित है कि ऐसा होने वाला है तो ये लगा दे करो, ये प्रसिद्ध है हमारा। एक एग्जाम्पल एरर के रूप में देख लो, पेपर में आया हुआ, फिर मैं बंद कर रहा हूं इसे। बताओ क्या सही है यहाँ पे? हिज फादर, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। इज एन इमिनेंट डॉक्टर, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, सिंपल सा, सोचो आप इसके बारे में। लास्ट में है नो एरर। तो उसके पिताजी एक हैं इमिनेंट, होने वाले डॉक्टर, डॉक्टर होने वाले, ये क्या बात है? होने की तो घटना बताओ, कोई बुरी सी मौत है, हड़ताल है, आग लगने वाली है, कुछ बंद होने वाला है, हारने वाला है कोई, ये तो डॉक्टर प्रसिद्ध होना चाहिए, ये गलत है। ये लगा देंगे हम यहाँ पे कौन सा, एमिनेंट। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। खत्म होगा क्लास हमारी। आज हमने अपनी इस क्लास में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण शब्द दिए आपको जो अक्सर पूछे जाते रहे हैं। इस महीने में मैंने पूरी कोशिश करी आपको वो सब सिखाने की
जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है अभी। सब सिनोनियम, एंटोनियम, ईडियम, फ्रेज, स्पेलिंग भी जहाँ जहाँ मैंने स्टार बनाया हो, और इन शब्दों का यूज सही से सीख लो आप। जब आप मेगा टेस्ट दोगे तो उसमें कितना स्कोर होगा, क्या होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, सबकी जानकारी मैं दे दूंगा आपको। फिलहाल इस महीने का सफ़र हमारा यहीं तक था। आगे जिसे कंटिन्यू करना है मैं 2 डेमो क्लासेस दूंगा, वो समझ लेना, और इससे बेहतर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसमें भी मैंने अपनी पूरी मेहनत लगाई। आगे भी अपना टैलेंट, अपना एक्सपीरियंस और अपनी हार्ड वर्क तीनों को मिला के अच्छी क्लासेस देने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आपको अपना फैसला अपनी समझ से ही लेना है, मेरी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि टीचर तो अपने पास बुलाना चाहता है हर कोई, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मैं अपने टैलेंट के आधार पे, अपनी योग्यता के आधार पे आपको बुलाना चाहता हूं, और ऐसा मटेरियल देना चाहता हूं, सच बता रहा हूं, जो दूसरा ना दे पाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। वो कौन सी होगी? वो होगा वीडियो का सॉल्यूशन, जो टेस्ट लेंगे हम आपका। अब बाकी बातें आपसे परसों होंगी, कल छुट्टी रहेगी आपकी। थैंक यू।